4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है, ये ऑपरेशन सिंदूर है। दुश्मनों ने भी देख लिया, जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। तो प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना, आतंक के खिलाफ पूरी तरह से ऑपरेशन शुरू हो चुका है। आतंक कोई भी हो, लाल आतंक या पाकिस्तानी आतंक। लाल आतंक के खात्मे के बाद सेना की तस्वीर आप देख रहे हैं, जवानों की तस्वीर शौर्य की, नक्सलियों को ढेर कर दिया है। उसके बाद 27 नक्सली मारे गए। जवानों की खुशी का अंदाजा लगाइए, कई दिन तक लगातार ऑपरेशन चलने के बाद यह कामयाबी हासिल की है। भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय। आप देख रहे हैं जवानों के हाथों में उनकी राइफल है और इन्हीं राइफल से लगभग 3 दिन तक नक्सलियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चला है। और इस ऑपरेशन में सबसे बड़ा नक्सली जो लगभग 1 करोड़ का इनामी था वो ढेर किया गया, 27 और नक्सली ढेर किए गए।
और अमित शाह ने कहा है कि 2026 तक पूरी तरह से नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं जवानों का जश्न। और उसके बाद देखिए जो नक्सली मारे गए, मारे जाने के बाद हेलीकॉप्टर के जरिए उनके शवों को ले जाया गया, क्योंकि जंगली इलाके में यह ऑपरेशन हुआ था और एक एक का शव, ये 27 शव नक्सलियों के। दरअसल जंगली इलाके में यह पूरा ऑपरेशन चल रहा था और इसलिए इनके शवों को निकाला गया। उसके बाद देखिए लाया गया है ये 27 बॉडीज आप देख रहे हैं नक्सलियों की, 27 शव, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 21 22 23 24 25 26 और 27 नक्सली ढेर किए गए हैं। ये देश के खिलाफ बंदूक उठाने वालों के लिए भी तस्वीर है कि जो भारत के खिलाफ बंदूक और हथियार उठाएगा उसका हश्र क्या होगा, चाहे वो नक्सल हो या फिर आतंकी क्यों ना हो। इन नक्सलवादियों के पास से देखिए जो हथियार बरामद हुए, ये देखिए ये राइफल्स, ये बुलेट्स बरामद हुई हैं, मैगजीन आप देख रहे हैं, ये .303 राइफल जो आप देख रहे हैं और ये बुलेट, ये सेना के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, जवानों के लिए जो अबूझमाड़ जैसे जंगलों में लड़ाई कर रहे थे, नक्सलियों से लोहा ले रहे थे। तो खात्मा केवल एक तरफ से नहीं हो रहा है, खात्मा दूसरी तरफ भी हो रहा है। आतंकवाद के खिलाफ किश्तवाड़ में ऑपरेशन शुरू हुआ, आतंकियों के खिलाफ, और आतंकियों को घेर लिया गया है। 2 से ज्यादा आतंकी बताए जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, उसके बाद सेना ऑपरेशन चला रही है, जंगलों में आतंकियों को खोज रही है। वहां अबूझमाड़ के जंगल में नक्सली मारे गए, यहां जंगलों में छिपे हैं आतंकी। जब भारत आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चला रहा है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो या फिर कश्मीर में, तो अब शहबाज शरीफ चाह रहे हैं बात करना। देखिए जरा, शहबाज शरीफ खुद बातचीत की टेबल पर मोदी के साथ आना चाहते हैं। सिंदूर के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक पीएम शहबाज परेशान है, भारत से बार बार बातचीत की गुहार लगा रहे हैं। भारत में आतंकी भेजने के बाद शांति पाठ पढ़ रहे हैं। एक बार फिर शहबाज ने बातचीत का प्रस्ताव दिया है। शहबाज ने कहा भारत से शांति वार्ता संभव है, यूएई सऊदी अरब में शांति वार्ता हो सकती है, इसमें अमेरिका मध्यस्थ का रोल निभाए। शहबाज तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की गुहार लगा रहे हैं कि कोई तो बीच में आ जाए, भारत से बातचीत करवा दे। हालांकि ना भारत ना अमेरिका ने इसकी पुष्टि की है। भारत बातचीत में तीसरे पक्ष को शामिल करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज शहबाज को करारा जवाब दिया है। हर आतंकी हमले की पाक को भारी कीमत चुकानी होगी। यह कीमत पाक सेना और पाक अर्थव्यवस्था चुकाएगी। पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके पर, पाकिस्तान से बातचीत सिर्फ आतंकवाद पर होगी। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। यह भारत का संकल्प है, दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से डिगा नहीं सकती है। मोदी ने इशारे में मध्यस्थता को लेकर भी स्थिति साफ कर दी है। साथ ही बातचीत के मुद्दे पर तय कर दिया है कि पाकिस्तान बातचीत के मुद्दों में कश्मीर की मांग कर रहा है, लेकिन भारत का कश्मीर को लेकर स्टैंड पूरी तरह से साफ है, बात सिर्फ पीओके पर होगी। सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान एक बात भूल गया, मां भारती का सेवक
मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब के पड़े हैं। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आइए अब आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया है कि अब शर्तें तो भारत की होंगी, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, यह तस्वीर आप देख रहे हैं, पाक पर जीत का जश्न अभी तक मन रहा है भारत में। देखिए एक शख्स अपनी गाड़ी पर ब्रह्मोस लेकर जा रहा है। ब्रह्मोस ने जो जलवा दिखाया है पाकिस्तान में घुसकर, उसके बाद देखिए भारत में ब्रह्मोस का क्रेज किस कदर है। ये बैटरी वाली गाड़ी पर इन्होंने ब्रह्मोस का पूरा नमूना लगा रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीकानेर में थे। बीकानेर में पीएम मोदी करणी माता के मंदिर पहुंचे और बीकानेर जाने की बहुत खास वजह है। पीएम मोदी बीकानेर जहां मौजूद थे, ये आप पाकिस्तान में बहावलपुर देख रहे हैं, मसूद अजहर का ठिकाना जो गिराया गया। पीएम मोदी जहां मौजूद थे वहां से यह जगह सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान का रहीम यार खान बेस कुछ किलोमीटर ही दूर है, इसलिए पीएम मोदी बीकानेर पहुंचे थे। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, और बीकानेर में ही मिसाइल भी पाकिस्तान की तरफ से दागी गई थी। तो पीएम मोदी आखिर बीकानेर गए, इससे पहले भी जिन जगहों पर गए, अगर आप देखिए पाकिस्तान पर हमले के बाद, उसके अपने आप में मायने हैं। पीएम मोदी देखिए कहां कहां पहुंचे। आज बीकानेर के करीब नाल एयरबेस पहुंचे थे पीएम मोदी। नाल से पाकिस्तान की दूरी सिर्फ 150 किलोमीटर के करीब है। यह MiG-21 और सुखोई की तैनाती के जाना जाता है। इससे पहले आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आदमपुर एयरबेस गए थे पीएम मोदी। पाकिस्तान की सीमा से महज 100 किलोमीटर दूर है ये एयरबेस। आदमपुर एयरबेस से मोदी ने पाक के दावों की पोल खोल दी थी। पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस को नुकसान का दावा किया था। फाइटर जेट्स, रफाल और S-400 के साथ मोदी की तस्वीरें सामने आई थीं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना ने यहां से सटीक हमले किए। MiG-29 फाइटर जेट का यहां बेस है। रफाल, सुखोई 30, मिराज और फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स का गढ़ है ये। 1965, 1971 और करगिल युद्ध में अहम रोल निभाया है। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी श्रीनगर गए थे। पाकिस्तान ने श्रीनगर एयरबेस को निशाना बनाने का दावा किया था, लेकिन राजनाथ सिंह ने वहां जाकर पाकिस्तान को सच दिखा दिया कि MiG-29 सहित आधुनिक हथियारों को यहां पर रखा गया। भुज एयरबेस, इसके बाद राजनाथ सिंह भुज एयरबेस गए। राजनाथ ने भुज एयरबेस से पाक को चेतावनी दी थी, ऑपरेशन सिंदूर अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पाकिस्तान ने यहां भी ड्रोन के जरिए हमला किया था। एयर डिफेंस से पाक के सारे हमले नाकाम कर दिए थे। 1971 जंग में भुज एयरबेस का बहुत अहम योगदान था। तो पीएम मोदी ने भी आज बताया
कि आखिर वो बीकानेर क्यों आए हैं, सुनिए। जब मैं दिल्ली से यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। पीएम मोदी को आपने सुना, लेकिन सोचिए कि पाक भारत के खिलाफ क्या कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ चाह रहा है कि मुस्लिम देश आकर खड़े हो जाए हिंदुस्तान के खिलाफ। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसे ओआईसी के नाम से जानते हैं, 57 मुस्लिम देशों का जो संगठन है, पाकिस्तान वहां चला गया भारत के खिलाफ। अगली तस्वीर दिखाऊं। लेकिन ओआईसी के जो प्रतिनिधि हैं वो मोदी के खिलाफ खड़े नहीं हुए। जो पाकिस्तान का प्रस्ताव था भारत के खिलाफ, वो मुस्लिम देशों के संगठन में भी गिर गया है, क्योंकि कई मुस्लिम देश भारत के साथ आकर खड़े हो गए। भारत ने एक और मोर्चे पर पाक को पटकनी दे दी है। भारत ने मुस्लिम देशों के बीच पाक को बेनकाब कर दिया है। ओआईसी की बैठक में पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रस्ताव चाहता था। मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन ओआईसी में भारत को घेरना चाहता था। पाकिस्तान चाहता था कि ओआईसी के प्रस्ताव में भारत के खिलाफ बहुत सख्त बयान हो। लेकिन इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ओआईसी की बैठक में इजराइल के खिलाफ बहुत नाराजगी देखी गई। गाजा पर इजराइल की कार्रवाई का कड़े शब्दों में निंदा की गई, लेकिन भारत के खिलाफ पाक ऐसा कराने में कामयाब नहीं हो पाया। इसे भारत की डिप्लोमेटिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ओआईसी के 3 देशों ने इसका सख्त विरोध किया। इन 3 देशों के ने पाक के प्रस्ताव का विरोध किया है, जिसका मतलब है ये 3 देश हैं, मिस्र, बहरीन और इंडोनेशिया, जिसका मतलब है कि मुस्लिम देशों में भारत की पैठ है। ओआईसी की यह बैठक इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हो रही थी और इंडोनेशिया ने खुद इसका विरोध किया। जहां इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी के संसदीय यूनियन की बैठक थी और इस बैठक में भारत और इजराइल दोनों के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था। दरअसल मिस्र से भारत के रिश्ते लगातार बेहतर हो रहे हैं। मिस्र भारत के साथ रक्षा, निवेश और कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। इंडोनेशिया बरसों से जम्मू कश्मीर पर हिंदुस्तान का साथ देता आया। भारत और इंडोनेशिया के बीच रणनीतिक साझेदारी भी तेजी से बढ़ी है। इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल भी खरीदने की बात कर रहा है। यह है भारत की ताकत। सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं कि कैसे पूरी दुनिया आज भारत के साथ खड़ी थी आतंकवाद के खिलाफ। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से टिका नहीं सकती है। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। अब सोचिए जरा, पाकिस्तान का जो हालात है, पाकिस्तान गर्त में जा रहा है। अब पाकिस्तान के पास पैसा नहीं बचा है, क्योंकि पाकिस्तान में हश्र आप देख रहे हैं, कभी कहीं आग लगाई जा रही है, कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं धमाके हो रहे हैं, कहीं उनकी सेना मारी जा रही है। हर रोज पाकिस्तान के बुरे हालात बन रहे हैं। अब पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है, उसे पैसा चाहिए। शहबाज शरीफ और कर्ज मांग रहे हैं, अभी आईएमएफ से कर्ज लिया है, वो और पैसा चाह रहे हैं। युद्ध की धमकी देने वाले पाक की स्थिति खराब है। पाक की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डूबने के कगार पर है और इसे बचाने के लिए शहबाज शरीफ ने फिर से कर्जे की गुहार लगा दी है।
IMF ने इसी महीने सोचिए इन्हें 12,000 करोड़ रुपए का लोन दिया। अब पाकिस्तान 41,000 करोड़ के कर्ज लेने का और जुगाड़ कर रहा है कि 41,000 करोड़ और मिल जाएं। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से लोन लेने की तैयारी में है। नए लोन में मिला पैसा वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में लगेगा और पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाएगा। नए कर्ज पर 4 अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से शाहबाज ने बात की है। इनमें चीन और दुबई के अंतर्राष्ट्रीय बैंक शामिल हैं। पाकिस्तान ने 2024-25 में आर्थिक विकास का लक्ष्य 3.6% रखा, लेकिन पाकिस्तान के विकास दर सिर्फ 2.68% तक पहुंच पाई है। फिलहाल नए कर्ज से शाहबाज ने विकास का प्लान बनाया है। अब ये कितना विकास होगा और कितना विनाश, सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हकीकत बता रहे हैं। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। देखिए, भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। पीएम मोदी कह रहे हैं हुक्का पानी नहीं मिलेगा और पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए देखिए भारत का जो प्रतिनिधिमंडल है वो यूएई पहुंच चुका है। संयुक्त अरब अमीरात की तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें बांसुरी स्वराज आपको नजर आ रही है। यूएई के प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं। वहां दुबई और संयुक्त अरब अमीरात को भारत बताएगा कि पाकिस्तान ने क्या किया और भारत ने कैसे ऑपरेशन सिंदूर किया। अगली तस्वीर देखिए, भारत का एक दल जापान भी पहुंच चुका है। जापान को भी बताने गया है कि आखिर पाकिस्तान के खिलाफ कैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है। तो भारत दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खोलने जा रहा है। देखिए क्या है मिशन। सांसदों का डेलीगेशन अपने मिशन पर निकल चुका है। ऑल पार्टी सांसदों का डेलीगेशन आज यूएई पहुंच गया है और इसकी अगुवाई शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे कर रहे हैं। सांसदों के इस डेलीगेशन ने यूएई सरकार से मुलाकात की है। यूएई की राजधानी अबू धाबी में सहिष्णुता मंत्री से मुलाकात की और इस मुलाकात में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उन्हें जानकारी दी। इस बैठक में यूएई ने आतंकवाद को मानवता का बड़ा खतरा बताया है और यूएई सरकार ने साथ मिलकर काम करने का संकल्प भी दोहराया है। डेलीगेशन में श्रीकांत शिंदे के अलावा कई दलों के 5 सांसद हैं। इनमें बांसुरी स्वराज और मोहम्मद बशीर जैसे सांसद शामिल हैं। सांसदों का दूसरा प्रतिनिधिमंडल जापान पहुंच गया है। जेडीयू सांसद संजय झा इस डेलीगेशन की अगुवाई कर रहे हैं। जापान पहुंचने की जानकारी संजय झा ने सोशल मीडिया पर दी है। इसमें टीएमसी के अभिषेक बनर्जी समेत बीजेपी की अपराजिता सारंगी शामिल है। सांसदों का तीसरा डेलीगेशन रूस पहुंच चुका है। इसकी अगुवाई डीएमके नेता कनिमोझी कर रही है। यह प्रतिनिधिमंडल रूस समेत 5 देशों का दौरा करेगा जिसमें स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया और लातविया शामिल है। इस डेलीगेशन में 5 सांसदों समेत 2 अधिकारी शामिल हैं। सरकार ने ऑल पार्टी डेलीगेशन विदेश भेजने का फैसला किया ताकि दुनिया को यह बताया जा सके कि आतंकवाद पर भारत का रुख क्या है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन क्यों लिया। भारत ने ऐसी 7 डेलीगेशन बनाई हैं जो दुनिया भर के 33 देशों का दौरा करेगा। इसमें एनडीए के 31, कांग्रेस के 3 और दूसरे दलों के 20 सांसद शामिल हैं। सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि इन सांसदों को इस डेलीगेशन को दुनिया में क्यों भेजा गया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए हमारे देश के 7 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल पूरे विश्व भर में पहुंच रहे हैं। अब पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। डेलीगेशन के साथ, पूरे कमेटी के साथ इन सभी लोगों की हुई। हम शेख अल्लायान जी से मिले जो मिनिस्टर है टॉलरेंस। दोनों महानुभावों के माध्यम से कहा गया। मुझे लगता है ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि ऐसे टफ टाइम्स पे ये हमारे साथ खड़े हैं। मैं दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। घटना हुआ पहलगांव में
उसके बाद जो इंडिया का स्टैंड रहा है कि हम अब जो टेररिस्ट को जहाँ से ये सोर्स है उस सोर्स को ख़त्म करने के लिए पूरे दुनिया के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और ये एक पर्पस है। पाकिस्तान जो अब आतंकिस्तान बन चुका है उसको वर्ल्ड फोरम पर एक्सपोज करने और दुनिया को ये समझाने कि ऐसे आतंकवादी देश को समर्थन करना दुनिया के लिए खतरनाक है। एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, एक तरफ आतंकियों को संरक्षण देने वाला देश पाकिस्तान है। अब देखिए, एक बात साफ है कि दुनिया समझ चुकी है आतंक का चेहरा। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, उसमें नेतन्याहू भी शामिल है। नेतन्याहू या इजराइल के खिलाफ जब आतंकी हमला हुआ उसके बाद नेतन्याहू क्या कर रहे हैं, अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। उसके बाद से नेतन्याहू गाजा में लड़ रहे हैं, हमास का खात्मा कर रहे हैं। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, अभी भी गाजा में जो लड़ाई हो रही है उसकी तस्वीर। और अब हुआ क्या कि इजराइल के 2 कर्मचारी जो कि अमेरिका में थे उनकी हत्या कर दी गई। यह जगह आप देख रहे हैं, अमेरिका में इजराइल पर हमला हुआ है। यह अमेरिका में इजरायली दूतावास है। दोनों इजरायली दूतावास के कर्मचारी थे। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये दोनों आप देख रहे हैं इजरायली हैं, दोनों जो कि अमेरिका में थे, दूतावास के कर्मचारी थे और वहां म्यूजियम गए थे, यहूदी म्यूजियम। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, यह वो शख्स है जिस पर आरोप लगाया जा रहा है, जिसने मारा है, जो फ्री फिलिस्तीन का नारा लगा रहा है। Free Palestine from Hamas. 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 No. Free Palestine. तो 2 लोगों की हत्या की गई है। यह भी आतंकवाद का चेहरा है। अमेरिका में हमला हुआ। सोचिए, अमेरिका दुनिया का सुरक्षित माने जाने वाली जगह वॉशिंगटन में जहां पहुंचे थे, उसके बाद अमेरिका की पुलिस पहुंची है वहां पर। इजराइल के 2 लोगों का मारा जाना, 2 यहूदियों की हत्या होना। आइए आपको बताऊं कि आखिर इन दोनों की हत्या कैसे की गई। ये आप देख रहे हैं, ये दोनों प्रेमी जोड़े थे। जो आप इनके पीछे देख रहे हैं, ये है यहूदी म्यूजियम, जो वॉशिंगटन में यहूदी म्यूजियम है। यहां गए थे ये दोनों। अमेरिका में इजरायली दूतावास के कर्मचारियों की हत्या हुई है। 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वॉशिंगटन डीसी में यहूदी म्यूजियम के बाहर हमला हुआ है। इजरायली दूतावास के दोनों कर्मचारी म्यूजियम से बाहर निकल रहे थे, तभी हमलावर ने दोनों को करीब से गोली मार दी। मरने वालों में एक पुरुष और एक महिला शामिल है। दोनों ने कुछ दिन पहले सगाई की थी, जल्दी शादी करने वाले थे। अमेरिकी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के वक्त आरोपी फ्री फिलिस्तीन के नारे लगा रहा था। आरोपी की पहचान एलियास के रूप में हुई है और उसकी उम्र 30 साल है। वो शिकागो का रहने वाला है। घटना को लेकर नेतन्याहू ने अमेरिका से नाराजगी जताई। नेतन्याहू ने अमेरिकी अटॉर्नी जनरल से फोन पर बात की है। नेतन्याहू ने इजराइल के राजदूत से घटना पर रिपोर्ट मांगी है और कहा है इजराइल के खिलाफ खूनी जंग की कीमत खून से चुकानी होगी। हमें यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना होगा। नेतन्याहू ने हमले में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। दुनिया भर में इजरायली दूतावास पर कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है। इजरायलियों की हत्या पर ट्रंप ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया पर लिखा, यह साफ तौर पर यहूदी विरोधी हत्या है, यह बिल्कुल खत्म होना चाहिए। अमेरिका में नफरत और कट्टरपंथ की कोई जगह नहीं है। अमेरिका हत्यारे को न्याय के कटघरे में लाकर रहेगा। सोचिए, आतंकवाद ने 2 और बेगुनाहों की जान ले ली है। सुनिए जरा इजरायली राजदूत क्या कह रहे हैं। अमेरिका में इजराइल के राजदूत ये चीयरलीडर फ्री फिलिस्तीन के नाम पर 2 जोड़ों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों सगाई कर चुके थे, बहुत जल्द शादी करने वाले थे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया, कहा किस तरह की हत्या और घृणा के खिलाफ अमेरिकी सख्ती से लड़ रहा है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत हमले की निंदा करता है। हम पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। इस कृत्य के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाना चाहिए। राजनयिक कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। और इस बीच आपको याद होगा कि अमेरिका में अटैक हुआ। अमेरिका अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयारी कर रहा है। इजराइल की तस्वीर आप देख रहे हैं। इजराइल ने हमास से लड़ने के लिए आयरन डोम बनाया था। जो हमास ने हमले किए वो हमले इजराइल के अंदर नहीं आ सके क्योंकि आयरन डोम ने उन्हें गिरा दिया। यह हत्या अमेरिका में हुई इजरायलियों की। अमेरिका भी एक डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है। अगली तस्वीर दिखाऊं, यह है अमेरिका का डिफेंस सिस्टम। इसका नाम है गोल्डन डोम। इजराइल वाला था आयरन डोम। ये आप देख रहे हैं, ऊपर एक गोल्ड की लेयर आपको दिखाई दे रही है। इस तरह से पूरे अमेरिका की रक्षा सुरक्षा प्रणाली होगी। ये डिफेंस डोम जिसका नाम है गोल्डन डोम। अमेरिका गोल्डन डोम तैयार कर रहा है। आइए आपको बताऊं अमेरिका के डिफेंस सिस्टम आखिर कैसा होगा। भारत ने अपने ताकतवर डिफेंस सिस्टम की बदौलत पाकिस्तान के हमलों को रोका है। यह अमेरिका का डिफेंस सिस्टम देखिए जो बना रहा है। नीचे आपको अमेरिका का नक्शा नजर आ रहा है। इसके ऊपर ये गोल्डन लेयर नजर आ रही है। ये है गोल्डन डोम। और ये जो सैटेलाइट नजर आ रहे हैं, ये जो सैटेलाइट अंतरिक्ष में है, दुश्मन के हमलों को के बारे में ये सैटेलाइट बताएंगे और जो हमला आएगा उसे उसी वक्त अमेरिका मार गिराएगा क्योंकि सैटेलाइट के जरिए पकड़ेगा। अभी जो डिफेंस सिस्टम होते हैं वो जमीन पर होते हैं, रडार के जरिए पकड़ते हैं। अमेरिका जो डिफेंस सिस्टम बना रहा है वो सैटेलाइट के जरिए दुश्मन के हथियारों को पकड़ेगा। ये फर्क है। अमेरिका दुनिया का सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, सबसे अमेरिका को बचाएगा। इस सिस्टम में अंतरिक्ष में सैकड़ों सैटेलाइट्स मौजूद होंगे अंतरिक्ष में, जो मिसाइलों को लॉन्च होते ही पकड़ लेगा और मार गिराएगा। दुश्मन के मिसाइल के उड़ान भरते ही एक्शन में आ जाएगा। ट्रंप का यह प्रोजेक्ट करीब 15 लाख करोड़ का है। अमेरिका का यह प्रोजेक्ट इजराइल के आयरन डोम से मिलता जुलता है, लेकिन इजरायली आयरन डोम से भी ज्यादा मजबूत होगा। किसी तरह के खतरों को हवा में ही खत्म किया जा सकेगा। इसकी सफलता दर लगभग 100% है। चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया और ईरान की मिसाइलें अमेरिका के लिए खतरा है। यह सिस्टम नई तकनीक और अंतरिक्ष की मदद से खतरों को रोकेगा। यह अमेरिका को अंतरिक्ष से लेकर जमीन तक सुरक्षा देगा। इसका लक्ष्य है अमेरिका को अगली पीढ़ी के हवाई खतरों से बचाना। गोल्डन डोम हाइपरसोनिक हथियारों समेत खतरनाक हथियारों को तबाह कर देगा और अमेरिका ने अपने गोल्डन डोम का डिजाइन भी चुन लिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसको लेकर खुद जानकारी दी है। 2029 तक इस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का काम पूरा हो जाएगा और हालांकि इतने बड़े एयर डिफेंस सिस्टम बनाने में टाइम ज्यादा लग सकता है। गोल्डन डोम से मिसाइलों को अलग अलग चरणों में रोका जाएगा। इससे मिसाइलों की तैनाती और दागे जाने के दौरान हवा में ही रोका जा सकेगा। यह है इसकी खासियत। सुनिए जरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद गोल्डन डोम पर क्या कह रहे हैं। हमने गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस का डिजाइन तय कर लिया है। एक बार पूरी तरह से बन जाने के बाद गोल्डन डोम मिसाइलों को रोकने में सक्षम होगा, भले ही वे दुनिया के दूसरे हिस्सों से लॉन्च की गई हो, चाहे वे अंतरिक्ष से लॉन्च की गई हो। यह हमारे देश की सफलता और अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा अमेरिका दुश्मन के हमले रोक पाएगा। दुश्मन के हमले हिंदुस्तान भी रोक पाया। तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। ये पाकिस्तानी दुश्मन जिनके ड्रोन आए थे, भारत ने सारे ड्रोन गिरा दिए। और अब जब पाकिस्तान का दोस्त चीन जो है वो भी अब ड्रोन तैयार कर रहा है। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, ये है ड्रोन करियर जियू तियान। जियू तियान जो है ये मदर ऑफ ड्रोन्स है। मदर ऑफ ड्रोन्स, इसके अंदर से सैकड़ों ड्रोन निकलेंगे। ये कैसे काम करेगा? चीन जो बना रहा है ड्रोन सिस्टम, ये देख रहे हैं, ये है चीन का मदर ऑफ ड्रोन। ऊपर आपको दिखाई दे रहा है एक यान और उससे देखिए ड्रोन्स निकल रहे हैं। ये देखिए, ये जो सिस्टम है ये कैसे काम करेगा।
चीन इजराइल से भारत के अटैक तक ड्रोन की ताकत देख ली, इसलिए अब दुनिया में ड्रोन की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई और इसी कड़ी में चीन ने यह खतरनाक ड्रोन कैरियर बना लिया है। इस ड्रोन कैरियर का नाम है जियूतियान। यह एक विशालकाय विमान की तरह नजर आएगा और आसमान में एक साथ 100 छोटे ड्रोन को छोड़ेगा। ये सभी ड्रोन हमले के अलावा जानकारी इकट्ठा करेंगे। इनका इस्तेमाल निगरानी जैसे काम के लिए भी होगा। ये ड्रोन कैरियर 7000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकेगा और इस रेंज में अमेरिका के अलास्का का कुछ हिस्सा तक आ जाएगा, यानी ड्रोन कैरियर में अमेरिका तक पहुंचने की क्षमता होगी। जियूतियान 50,000 फीट ऊंचाई तक उड़ान भर सकेगा और इसमें 6 टन हथियार और छोटे ड्रोन साथ में ले जा सकेगा। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यह डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकता है। 2024 में चीन ने पहली बार एयर शो में यह ड्रोन कैरियर दिखाया और अब दावा यह है कि यह ड्रोन कैरियर जून से काम करने लगेगा। इधर चीन के सैन्य अभियानों के दौरान सेना की ताकत भी बढ़ाएगा जियूतियान पर यह दावा साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने किया है। एक तरफ चीन ने यह मदर ऑफ ड्रोन बनाया है तो अमेरिका ने देखिए क्या किया है, हथियारों की होड़ बढ़ गई है। यह है अमेरिका की मिसाइल मिनटमैन 3। यह परमाणु ले जाने की क्षमता रखती है मिनटमैन 3 और अमेरिका ने यह बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट किया है। दावा किया जा रहा है, तस्वीर में आपको दिखाऊं, अमेरिका का परमाणु मिसाइल टेस्ट आप देख रहे हैं। यह मिसाइल परमाणु ले जाने की क्षमता रखती है, उसका परीक्षण किया है अमेरिका ने। अब देखिए यह जो मिसाइल है जिसका परीक्षण ट्रंप ने किया है, इसकी खासियत क्या है। दूसरी चीज यह कि अमेरिका दरअसल हथियारों का बहुत बड़ा व्यापार भी करता है और उसकी अच्छी खासी दुकान हथियार बेचकर भी चलती है। अमेरिका ने सबसे शक्तिशाली परमाणु मिसाइल का टेस्ट कर लिया है। इस मिसाइल का नाम है मिनटमैन 3 मिसाइल। 14,000 किलोमीटर की दूरी तक मार सकती। 14,000 समझिए, अमेरिका से दागेगा तो बीजिंग जाकर गिरेगी। इसकी स्पीड 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। अमेरिका से ईरान की हवाई दूरी करीब 12,000 किलोमीटर है। ऐसे में अगर ईरान पर अमेरिका इस मिसाइल का इस्तेमाल करता है तो महज 24 मिनट में पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा ईरान। मिनटमैन 3 दुनिया की सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल है और परमाणु मिसाइल मिनटमैन बेहद ताकतवर है। इसे किसी एयर डिफेंस सिस्टम से रोका नहीं जा सकता है। मिसाइल का पूरा नाम है LGM-30G मिनटमैन 3। इसमें 3 सॉलिड प्रोपेल्ड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल होता है। यह मिसाइल एक साथ 3 जगहों पर हमला कर सकती है। मिनटमैन 3 में 3 वॉरहेड का इस्तेमाल होता है और मिसाइल को अमेरिकी कंपनी बोइंग डिफेंस ने तैयार किया है। मिनटमैन 3 की एक यूनिट का खर्च लगभग 60 करोड़ रुपए है। यह है इसकी ताकत। लेकिन ट्रंप क्या कर रहे हैं? पिछले दिनों मैंने आपको दिखाया था कि ट्रंप दरअसल ये जो हथियार बना रहा है अमेरिका या जंगे रुकवाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका हथियार सबसे ज्यादा बेचता भी है, दुनिया को बेचता है। पिछले दिनों मैंने आपको बताया सऊदी अरब गए थे ट्रंप, सऊदी को भी हथियार बेच दिए। अगली तस्वीर दिखाऊं, सऊदी के बाद यूएई पहुंचे थे, यूएई को भी हथियार बेच दिए ट्रंप ने। अगली तस्वीर देखिए, कतर गए थे, कतर में अल थानी से मिले, वहां भी ट्रंप ने हथियार बेच दिए। तो अमेरिका दरअसल हथियारों का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। उसे वो देश चाहिए जो उसके हथियार खरीद सके, तभी उसका बिजनेस फले फूलेगा। अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बेचता है। हथियार बेचने के मामले में अमेरिका टॉप पर है। सिर्फ 2024 में ही सोचिए अमेरिका ने 27.5 लाख करोड़ के हथियार बेच दिए। 27.5 लाख करोड़, कई मुल्कों की इतनी अर्थव्यवस्था भी नहीं है। यूएस के हथियार बेचने वाली कंपनियों ने 17.37 लाख करोड़ के हथियार बेचे और अमेरिका एक दिन में हथियार बेचकर 7,553 करोड़ रुपए कमाता है। सऊदी अरब को बेचे। डिफेंस डील हुई सऊदी अरब के साथ अमेरिका की, $142 बिलियन यानी 12 लाख करोड़ का सौदा। सऊदी अरब को अमेरिका से C-130 ट्रांसपोर्ट विमान मिलेंगे, अमेरिकी मिसाइल, रडार सिस्टम, एडवांस हथियार भी मिलेंगे।
सऊदी अरब ने अमेरिका से 50 लाख करोड़ की डील का ऐलान किया है। 12 लाख करोड़ की डील उस ऐलान का पहला हिस्सा है। कतर के साथ डील के सारे रिकॉर्ड टूट गए। ट्रंप और कतर के बीच 100 लाख करोड़ रुपए की डील हुई। कतर अमेरिकी कंपनी बोइंग से 210 विमान खरीदेगा और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। अमेरिका से $2 अरब के MQ-9B ड्रोन खरीदेगा। अमेरिका और यूएई के बीच भी अरबों की डील हुई। अमेरिका यूएई को $1.4 बिलियन के हथियार देगा। यूएई अमेरिका से 6 चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदेगा। F-16 फाइटर जेट्स और उसके पोर्ट पर डील हुई है। आइए आपको सुनवाऊं, पिछले दिनों ट्रंप ने कहा था दौरे के दौरान कि वो सिर्फ व्यापार जानते हैं, धंधा जानते हैं, कैसे करना है। सुनिए। दोनों देशों के बीच सीज़फायर में मध्यस्थता के लिए मैंने काफी हद तक बिजनेस का इस्तेमाल किया। मेरा सबसे बड़ा सपना शांति स्थापित करने का है। मैं विभाजन नहीं, एकता चाहता हूं। सुन लिया आपने ट्रंप को। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ज्योति की। ज्योति की रिमांड आज पूरी हो गई थी। ज्योति को कोर्ट में पेश किया गया। अगली तस्वीर देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, इसी गाड़ी में ज्योति बैठी हुई थी और शीशे काले थे, इसलिए ज्योति की तस्वीर कैमरे में कैद नहीं हुई। आज कोर्ट में पेश किया था। और एक जानकारी और सामने आई है कि ज्योति पाकिस्तानी एम्बेसी में एक और शख्स से मिल रही थी जिसका नाम मुजम्मिल है। पाकिस्तान एम्बेसी से उस शख्स को भारत ने फौरन भारत छोड़ने का आदेश दे दिया है, उसको वापस पाकिस्तान भेज दिया है क्योंकि उसके ऊपर भी गहरा शक था। यूट्यूबर ज्योति पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। आज कोर्ट ने उसे फिर 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। ज्योति की रिमांड पर करीब 1.5 घंटे तक बहस हुई। जांच एजेंसियों ने कहा अभी अहम पहलू की जांच बाकी है, इसके लिए यूट्यूबर ज्योति की हिरासत जरूरी होगी। एजेंसियों की इस दलील पर ही कोर्ट ने रिमांड बढ़ा दी। अब अगले 4 दिनों तक ज्योति से पूछताछ हो सकेगी। दावा है कि ज्योति दानिश के साथ मुजम्मिल के संपर्क में थी। मुजम्मिल भी दानिश की तरह आईएसआई के लिए काम करता था। उसे 24 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश जारी किया गया है। मुजम्मिल ने ज्योति को पाक का वीजा दिलाने में मदद की। ज्योति ने मुजम्मिल से संबंधों को लेकर जांच की जा रही है और इससे पहले दावा हुआ कि ज्योति ने जासूसी कबूल की है। एजेंसियों को शक है कि उसने अहम जानकारियां लीक की हैं। 2024 में ज्योति ने मुंबई की करीब 3 बार यात्राएं की थी। इसमें संवेदनशील जगहों की तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड किए। भीड़ भाड़ वाले इलाके और धार्मिक स्थानों पर ज्योति गई। अब एजेंसियां उसके मुंबई जाने का मकसद तलाश रही हैं। फिलहाल ज्योति के जासूसों के मामले पर जांच की जा रही है। सुनिए ज्योति के पिता क्या कुछ कह रहे हैं। 5 दिन की रिमांड पे लिया था, फिर दोबारा लेने की जरूरत क्या थी? 5 दिन में कुछ नहीं मिला तो आगे क्या मिलेगा? बाज बरी कर देना चाहिए था। नहीं, हाँ जेल में कर देना चाहिए था। कुछ भी नहीं आया। ये 4 दिन का और क्यों लिया? पहले कुछ नहीं आया था, अब फायदा क्या था? कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला उसमें। लैपटॉप लेके थे, मेरे फोन लेके थे, अब स्कूटी भी खड़ी है मेरी अंदर ही। पता नहीं जिसका जांच कर रही है कि नहीं कर रही। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात एक और बड़ी कामयाबी की। एक एनकाउंटर और 27 ढेर। जो तस्वीरें मैंने शुरू में आपको दिखाई, 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया है भारतीय जवानों ने और यह बड़ी कामयाबी में शुमार है। आपको बताऊं कि नक्सलवाद का सफाया हो रहा है। बड़ी संख्या में या तो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं या फिर नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है। नक्सलियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सुरक्षा बलों ने इन्हें ठिकाने लगाना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के जंगलों में बड़ी मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 27 खूंखार नक्सली मारे गए। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 1.5 करोड़ का इनामी नक्सली भी ढेर हुआ, जो 4 दशक से ज्यादा समय से नक्सली आंदोलन से जुड़ा था। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए हैं। शहीद होने वाले दोनों जवान डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के। यह मुठभेड़ दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर की सरहद पर हुई। सूचना यह थी कि अबूझमाड़ के जंगल में बड़ी संख्या में नक्सली छिपे। जानकारी यह भी थी कि इनमें नक्सलियों का टॉप कमांडर बसव राजू भी है, जिसके बाद आनन फानन में सुरक्षाकर्मी के जत्थे को रवाना किया गया। अबूझमाड़ के बोटेर पहुंचते ही नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में 27 नक्सली मौके पर ढेर हो गए।
सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के सभी 27 शव बरामद कर लिए हैं। नक्सलियों के सभी शवों को नारायणपुर लाया गया। नक्सलियों के पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए। सुरक्षा बलों ने गोला बारूद और जखीरा बरामद किया है। केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते नक्सलियों को चेतावनी दी थी। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद नक्सलियों से सरेंडर के लिए कहा था, अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो सभी मारे जाएंगे। अमित शाह ने 2026 तक नक्सलियों के सफाए का ऐलान किया है और गृह मंत्री अमित शाह के ऐलान के बाद सुरक्षा बल फुल एक्शन में। पिछले हफ्ते सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को ढेर किया था। पुलिस ने छत्तीसगढ़ के कर्रेगुट्टा में स्पेशल ऑपरेशन चलाया था और कर्रेगुट्टा मुठभेड़ में 16 महिला और 15 पुरुष नक्सली मारे गए थे। आज के मुठभेड़ में बसव राजू भी ढेर हुआ है। राजू पर 1.5 करोड़ का इनाम रखा गया था। नक्सल संगठनों के महासचिव की भूमिका निभा रहा था। नंबाला केशवराव और गगन्ना के नाम से भी जाना जाता था। आंध्र का रहने वाला था। 1980 में नक्सली आंदोलन से जुड़ा था। राजू ने वरंगल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। आइए आपको दिखाते हैं, हमारे सहयोगी सत्य विजय ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, उनकी रिपोर्ट देखिए। एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में अबूझमाड़ के जंगल में जो पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई, उसमें 27 नक्सली ढेर किए गए। आप ये तस्वीरें देखिए, तमाम जो मारे गए नक्सली हैं उनकी तस्वीर यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो नक्सल लीडर था, जो 80 से लगातार नक्सलियों को लीड कर रहा था, बसवा राजू, जिस पर कि 1 करोड़ का इनाम सिर्फ छत्तीसगढ़ पुलिस ने इनाम घोषित किया था, वो भी इस एनकाउंटर में मारा गया है, इस मुठभेड़ में मारा गया है। तो बसवा राजू के साथ साथ ये 27 जो आप डेड बॉडी देख रहे हैं, ये उन्हीं नक्सलियों की हैं जिन्हें कि जैसे कि एक ये रवि बंडो है, इसके अलावा ये सरिता एक महिला नक्सली हैं, इसी तरह से नागेश, टीपू, नीलेश, ये सभी वो खूंखार और बड़े नक्सली लीडर हैं जो कि इस एनकाउंटर में मारे। तो रही खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, वक्फ पर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, आज वो सुनवाई पूरी हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। आइए आपको बताऊं आज आखिरी दिन क्या हुआ, कोर्ट ने क्या कहते हुए फैसला सुरक्षित रखा है, अब आगे क्या होगा। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। 3 दिनों की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। 20 तारीख को वक्फ कानून के खिलाफ दलीलें सुनी गई और उसके बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला कब आएगा यह साफ नहीं है, मतलब कि कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो अंतरिम ही होगा, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने फिलहाल अंतरिम राहत की मांग की है। मुकम्मल सुनवाई कब होगी या नहीं, बाद में तय किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य रूप से 3 मुद्दों पर अंतरिम सुनवाई आज पूरी की है। पहला मुद्दा था वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड, यानी वक्फ की जो संपत्ति लंबे वक्त से है वो वक्फ की संपत्ति पहले मानी जाती थी, पहली सुनवाई उस पर थी। दूसरा, वक्फ संपत्तियों को डी नोटिफाई करना और तीसरा, वक्फ परिषद या बोर्ड में गैर मुसलमान का होना। इस मामले की सुनवाई 2 जजों की बेंच कर रही थी। इनमें सीजेआई BR गवई और जस्टिस मसीह शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल पैरवी कर रहे हैं और उनके साथ राजीव धवन और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील हैं। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई तरह की दलीलें दी गई। गैर संवैधानिक बताया गया है, संपत्ति पर कब्जे की साजिश बताया गया, कानून में गैर न्यायिक प्रक्रिया को अपनाने का आरोप भी लगाया गया है। यह दलील भी दी गई कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया जा रहा है। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पैरवी कर रहे हैं। तुषार मेहता ने पिछले 2 दिन में जबरदस्त दलीलें रखी हैं। कहा, वक्फ बाय यूजर कोई मौलिक अधिकार नहीं है, यह अधिकार विधायी नीति द्वारा 1954 में दिया गया। अब केंद्र सरकार ने यह फैसला, यह अधिकार वापस ले लिया। संविधान के तहत इसे वापस लिया जा सकता है। वक्फ इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं है, बल्कि एक अवधारणा और दान का तरीका है। यह झूठ फैलाया जा रहा है कि वक्फ छीना जा रहा है। याचिका दायर करने वालों में कोई प्रभावित पक्ष नहीं है। कोर्ट और कोर्ट के बाहर झूठे तर्क देकर भ्रमित किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ मुद्दे पर 5 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी की है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह ने अर्जी दी थी। एक सिविल राइट्स एसोसिएशन और जमीयत उलेमाए हिंद कोर्ट पहुंचा है। इन याचिकाओं में MIM के सांसद ओवैसी की भी याचिका है। अब फैसला सुरक्षित है। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। ये
कानून मोदी हुकूमत ने बनाया है, जो वक्त को बर्बाद करने के लिए बनाया है, तो आपको और हमको इत्तेहाद को अपने मजबूत रखना है, मुत्तहिद रहना है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो भी प्रोग्राम देगा हम उस पर अमल करें और इंशाअल्लाह ताला हमारा एहतजाज जारी रहेगा। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात मौसम की करने जा रहा हूं। अचानक मौसम ने करवट ली है। मौसम की मार कई शहरों में देखने को मिली। सबसे पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं दिल्ली एनसीआर की। बारिश और आंधी का कहर देखने को मिला दिल्ली एनसीआर में। ये एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। सैकड़ों पेड़ गिर गए हैं, गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। उत्तर प्रदेश में दर्जनों लोगों की मौत हो गई है बारिश से। पेड़ गिराना पड़ा। एक और तस्वीर देखिए, मध्य प्रदेश की तस्वीर है। मध्य प्रदेश के सागर में बारिश के बाद हालात आप देख रहे हैं, लगातार बारिश हो रही है और ये देखिए पूरा छप्पर उड़ गया है। अगर देखिए जरा, एक झोपड़ी थी, बच्चों ने पकड़ रखा था कि ऊपर हवा से उड़े ना, लेकिन देखिए बच्चे भी उड़ गए साथ में। देख रहे हैं आप, बच्चों ने पकड़ रखा है लकड़ी को, छप्पर को पकड़ रखा है कि उनके वजन की वजह से वो हवा की तेजी में उड़े ना, लेकिन वो इतनी तेज हवा थी कि पूरा छप्पर उड़ गया और बच्चों को भी साथ उड़ा ले गया। अगली तस्वीर देखिए, गोवा में बारिश हुई पिछले कई दिनों में। गोवा में बारिश के बाद हालात देखिए, सड़कें जलमग्न हो गई थी, सड़कों पर पानी भर गया, स्कूटर चालक बहने लगा। एक और तस्वीर देखिए जरा, बीच सड़क पर महिला गिर गई है। यह भी गोवा की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। और आइए आपको बताऊं कि अगले कुछ दिनों में मौसम का हाल क्या रहने वाला है। इस वक्त स्थिति क्या है आपके शहर में, अलग अलग राज्यों में मौसम की स्थिति क्या है, कहां बारिश होने वाली है, मानसून कब तक पहुंचने वाला है। यूपी देखिए जरा, मेरठ, आगरा समेत 28 जिलों में बारिश हुई। बिजली, पेड़, दीवार गिरने से 50 लोगों की यूपी में मौत हो गई है। 39 जिलों में बारिश का अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर, तेज बारिश के साथ ओले गिरे और सैकड़ों पेड़, बिजली के खंभे गिर गए। आंधी तूफान से 2 की मौत हुई है, 11 घायल हैं। मेट्रो सेवा भी प्रभावित हुई, 50 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट हुई। राजस्थान श्रीगंगानगर में पारा यहां 47.6 डिग्री है। देश का सबसे गर्म शहर रहा। जैसलमेर में तापमान 45 डिग्री है। 17 जिलों में लू का अलर्ट है और 25 मई के बाद राहत की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में छतरपुर में पारा 46 डिग्री दर्ज हुआ है। भोपाल समेत 46 जिलों में बारिश हुई है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है और 35 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। टीकमगढ़, छतरपुर में लू का अलर्ट है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं। यहाँ पे मेरी गाड़ी वो फंसी हुई है, इसके ऊपर एक पोल गिर गया है, इलेक्ट्रिक पोल। ये जो तूफान आया था इसी के अंदर ये जो है ना इलेक्ट्रिक पोल तभी गिरा है इसके ऊपर, गाड़ी के ऊपर। मैं यहाँ से निकल रहा था तो यहाँ पे एक रिक्शा वाला खड़ा था, ये अचानक पेड़ यहाँ पे गिरा, वो रिक्शा वाला निकले लेकिन गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है यहाँ पे। और ऐसे ना जाने कितने पेड़ और टूट के गिर गए हैं। बहुत सारे पेड़ टूट गए और बहुत सारी पुल की रास्ताएं बंद कर दी गई और पेड़ों की। तो रहिए, एक और खबर की तरफ रुख करते हैं। प्लेन पर गिरी आसमानी बिजली। कल मैंने आपको बताया था एयर टर्बुलेंस हुआ था, आगे के प्लेन के कॉकपिट का हिस्सा टूट गया। ये एयर टर्बुलेंस की तस्वीर दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, दूसरी तस्वीर, ग्रिड हटाइए प्लीज। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आगे का हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है, ये कॉकपिट का हिस्सा है जिसमें आप छेद देख पा रहे हैं इस वक्त। क्या हुआ आखिर, किन परिस्थितियों में यह स्थिति बनती है, यह देखिए जरा। आखिर कैसे कॉकपिट में छेद हो गया, ये आगे आप देख रहे हैं।
दिल्ली से श्रीनगर जा रही फ्लाइट में अफरा तफरी मच गई और बारिश ओलावृष्टि के बीच विमान को टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। टर्बुलेंस विमान के उड़ने में आने वाली रुकावट है। विमान पर आसमानी बिजली गिरी। प्लेन में बैठे यात्रियों को तेज झटके महसूस हुए। प्लेन में सवार सभी 227 यात्री सुरक्षित हैं। जांच में पता चला कि आसमानी बिजली से ही विमानों को नुकसान हुआ है। विमान का अगला हिस्सा, जिसे नोस कहते हैं, वो टूट गया है। इंडिगो ने जांच के लिए विमान को उड़ान से हटा दिया है और विमान पर जब बिजली गिरती है तो वो विमान की बाहरी सतह तक ही सीमित रहती है। बाहरी परत को एक खास कोटिंग से बनाया जाता है और जिसमें बिजली एक छोर से होते हुए दूसरे छोर तक निकल जाती है। आसमानी बिजली का असर विमान की सतह तक रहता है। विमान के भीतर बिजली का कोई असर नहीं दिखता है। इसीलिए कॉकपिट पर आगे नुकसान जरूर हुआ, लेकिन यात्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। आइए और अब बात करते हैं आज के सूत्र की। देखते हैं आज के सूत्र में क्या है खास। खुश रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। जिंदगी का यह सूत्र दिया था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ। टैगोर जी एक कवि, उपन्यासकार, नाटककार, चित्रकार और दार्शनिक थे। 8 साल की उम्र में उन्होंने पहली कविता लिखी। 16 साल की उम्र में कहानियां और नाटक लिखने लगे। देश तब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था और टैगोर साहब अपनी कलम और गीत के जरिए जागरूकता फैलाने में लगे थे। अंग्रेजों ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने सम्मान लौटा दिया। 1000 कविताएं, 2000 गीत, 8 उपन्यास और 8 कहानी संग्रह लिखे, लेकिन कभी अपनी कला पर घमंड नहीं किया। वो सरल रहे और सीखते रहे। 51 साल की उम्र में वो अपने बेटे के साथ इंग्लैंड जा रहे थे। समुद्री रास्ते में अपनी रचना गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद करने लगे। टैगोर सिर्फ समय काटने के लिए नोटबुक में अनुवाद लिख रहे थे, लेकिन जहाज से उतरते समय वो सूटकेस ले जाना भूल गए जिसमें वो नोटबुक रखी थी। वो सूटकेस एक अंग्रेज के हाथ लग गई। नोटबुक में गीतांजलि पढ़ी तो वो हैरान रह गया। उसने वो सूटकेस तो टैगोर तक पहुंचा दिया, लेकिन उस रचना की ब्रिटेन में चर्चा होने लगी। 1912 में गीतांजलि की अंग्रेजी प्रति प्रकाशित हुई और दुनिया भर में छा गई। और फिर अगले साल टैगोर को नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार पाने वाले वो एशिया के पहले व्यक्ति थे। भारत और बांग्लादेश दोनों का राष्ट्रगान भी टैगोर साहब ने लिखा और इतनी कामयाबियों के बाद भी वो सहज और सरल बने रहे। टैगोर ने सूत्र दिया, जब हम विनम्र और सरल होते हैं तो महानता और कामयाबी के सबसे करीब होते हैं। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुकना एक ब्रेक के लिए। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। जीरा सिर्फ MDH का जल जीरा सिर्फ MDH का जल जीरा